अच्छा, आज हमने अब नया टॉपिक पढ़ना है जो कि है एंजाइम। और प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें एंजाइम का कहीं ना कोई लिंक या कोई ना कोई जिक्र जो है वो आता रहा है, और मैं एंजाइम्स के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बताती भी नहीं हूँ। जो इस फील्ड से हैं उनको आइडिया होगा कि एंजाइम क्या होते हैं। जो नहीं है उनके लिए ये है कि एंजाइम इस तरह के सब्सटेंस और इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में यूज होते हैं और रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ठीक है, यानी रिएक्शन का रेट इंक्रीज करते हैं। और खुद वो क्या होता है कि वो खुद सिर्फ रिएक्शन का रेट इंक्रीज करने के लिए शामिल होते हैं उस रिएक्शन में, और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो अनचेंज फॉर्म में उस तरह ही हमें दोबारा से रिसाइकल हो जाते हैं, ताकि हम उनको फिर किसी और नेक्स्ट रिएक्शन के लिए उनको एज इट इज फॉर्म में यूज कर सकें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने ये रिएक्शन जो है वो देखा होगा कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, यानी जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद एक और रिएक्शन होगा जिसमें एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एंजाइम सबस्ट्रेट की स्पेसिफिक पॉकेट पे जाके बाइंड करेगा। बाइंड किया यानी उस बेसिकली वो उस सबस्ट्रेट का जो है वो रेट इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स जो है वक्ती होगा, यानी टेम्परेरी तौर पे बनेगा। उसके बाद ये टूट कर क्या बना देगा, एंजाइम और प्रोडक्ट्स बना देगा। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट्स वो है जो कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी रिएक्शन जो ये रन कर रहा है वो उसको अपनी उसके लिए प्रोडक्ट चाहिए, ये वो प्रोडक्ट है। और जो ये एंजाइम है ना, ये वही एंजाइम है जो सबसे पहले यूज हुआ था। ठीक है, यानी एंजाइम एट द एंड ऑफ रिएक्शन उसी तरीके से हमें दोबारा से अवेलेबल हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, ताकि हम उसको यहाँ से निकाल के नेक्स्ट किसी रिएक्शन के लिए यूज कर सकें। प्लस हमारी प्रोडक्ट भी बन जाएगी। और तीसरा काम ये होगा कि रिएक्शन स्पीडली भी हो जाएगा, यानी जो काम हफ्तों में होना था वो दिनों में हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम का काम ही है कि वो स्पीड अप करता है। तो इसको देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि द enzymes can be defined as these are the catalysts of biological system। जो स्पीड अप करते हैं किसी रिएक्शन को, उसको उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं कि वो कैटलिस्ट होते हैं, यानी फास्ट कर देंगे रिएक्शन को। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल। और क्या है, हमारे अपने ही सेल जो है वो इसको प्रोड्यूस करते हैं, यानी हमारी बॉडी में नेचुरली अल्लाह ने ही बहुत सारे एंजाइम्स बनाए हैं जो हमारी बॉडी में काम कर रहे होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स हैं। और इसके अलावा सेल में जो जितना भी ग्लूकोज के लिए उसके लिए प्रोटीन प्रोटीन के लिए फैट्स के लिए जितने भी मेटाबॉलिज्म रन हो रहे हैं हमारी बॉडी में, उन सब का मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए कोई ना कोई हर स्टेप पे एंजाइम है जो कि अपना काम कर रहा है। जिसमें से जब जब कोई एंजाइम डिसफंक्शन होता है, यानी अपना काम नहीं सही परफॉर्म करता, तो उस मेटाबॉलिज्म में खराबियां पैदा हो जाती है। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट क्या लिखा है, विच आर कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग द बायोलॉजिकल, वही कि वो इस काबिल हैं कि वो बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकें, उसको रन कर सकें बिटवीन सर्टेन रिएक्टेंट्स टू यील्ड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। कि वो रिएक्टेंट्स यानी जो भी मैंने बताया ना, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स टू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, तो ये वाली साइड प्रोडक्ट की है और ये वाली साइड रिएक्टेंट्स की है। यानी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तो एंजाइम और प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये होगी एंजाइम्स की डेफिनेशन। उन्होंने सिंप्लीफाइड डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि द एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब उसको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कह रहे हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही उसको प्रोड्यूस करती हैं, और बायो मीन्स होता है लिविंग। तो जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक हो गया, अब कैटलिस्ट की क्या डेफिनेशन है कि कैटलिस्ट इज अ केमिकल व्हिच इज यूज्ड टू बूस्ट अप द केमिकल रिएक्शन। यानी कैटलिस्ट का सिंपली मतलब ये है कि वो किसी भी यानी अगर हम कह रहे हैं ना कि एंजाइम एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि एंजाइम जो है वो किसी भी रिएक्शन का उसको बूस्ट अप कर रहा है, यानी उसके रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक हो गया, तो ये हो गया कैटलिस्ट की डेफिनेशन। सबस्ट्रेट की डेफिनेशन क्या है कि ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स टू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट वो वाले मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करते हैं। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं होगा तो एंजाइम कैसे एक्ट करेगा, एंजाइम उस सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा क्योंकि सबस्ट्रेट ने बेसिकली प्रोडक्ट में चेंज होना है। तो इस तरह से ये सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्ट करने के बाद सबस्ट्रेट का रिएक्शन फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की प्रॉपर्टी क्या है, यानी क्यों एंजाइम्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हम उनको यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ गई कि उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि कैटालिसिस करने वाली, यानी जो हम उसको कह रहे हैं ना कि वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, उसको वो इस काबिल है कि वो किसी रिएक्शन को बूस्ट अप कर सकता है, फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है। तो ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी उसकी क्या है, उन्होंने उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन कैटालाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इन अ बायोलॉजिकल रिएक्शन। यानी अगर आप किसी सबस्ट्रेट के रिएक्शन में थोड़ा सा भी एंजाइम डाल दोगे ना, तो वो अपनी कैटालिसिस वाली अपनी उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कैटालिसिस करेगा और रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। जिसमें उन्होंने एग्जांपल दिया सुक्रेज की। सुक्रेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि किस पे एक्ट करेगा, सुक्रोज पे एक्ट करेगा, यानी इस तरह से ये रिएक्शन होगा। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये आ गया सुक्रोज, इसके ऊपर सुक्रेज ने एक्ट किया जो कि इसका एंजाइम है, और बन जाएंगे ग्लूकोज प्लस सुक्रोज। ठीक है, वो अपने ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया एंजाइम, और ये हो गए उसके प्रोडक्ट। ठीक है, उन्होंने उस पे एक्ट किया और उसको फिर तोड़ दिया। तो ये होगी उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया उसकी सॉल्युबिलिटी, कि वो सॉल्युबल किस किस में होता है। ऑब्वियसली एंजाइम है, उसकी कुछ ना कुछ नेचर होगी कि वो किसमें अपने आप को इजीली सॉल्युबल कर सकता है, या वो किसमें अपने आप को सॉल्युबल कराने में फीजिबल फील करता है। तो एंजाइम्स आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में सॉल्युबल होता है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर लविंग है। और किसी भी डाइल्यूट अल्कोहल सोल्यूशन में, डाइल्यूट अल्कोहल सोल्यूशन का मतलब यह है कि जिसमें अल्कोहल कम हो और वाटर ज्यादा हो। डाइल्यूट का मतलब यह है कि अल्कोहल कम है और वाटर ज्यादा है। उसके बाद क्या है कि द एंजाइम्स कैन पार्टिसिपेट इन द फॉलोइंग, कैन सॉरी प्रेसिपिटेट इन द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स, यानी इन सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होते हैं। सॉल्युबल जिसमें होते हैं वो है वाटर और डाइल्यूट अल्कोहल सॉल्यूशन, और जिसमें प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। प्रेसिपिटेट आउट होने का मतलब ये है कि उसमें ये सॉलिड पार्टिकल्स बना देते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं बल्कि वो क्रिस्टल्स लाइक मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसमें वो सॉल्युबल नहीं फील करते। वो कौन कौन से तीन है, कंसंट्रेटेड अल्कोहल, यानी जिसमें अल्कोहल की अमाउंट ज्यादा होगी, वाटर कम होगा। अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन, अमोनियम सल्फेट एक सॉल्ट है, उस सोल्यूशन में भी सॉल्युबल नहीं होता। और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें भी एंजाइम जो है वो सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आ गई उसकी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। यानी हम कह रहे हैं ना कि एंजाइम है, तो उसकी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। तो enzymatic property का मतलब ये है कि the velocity of the enzymatic reaction increases as the concentration of substrate increases up to a certain maximum, but after certain period of time it decreases। अच्छा, अब इस बात को उन्होंने क्या मतलब किस तरह से लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा हुआ है कि किसी रिएक्शन में एंजाइम है प्लस सबस्ट्रेट है। अभी हमें नहीं पता आगे क्या रिएक्शन प्रोसीड होना है, अभी मतलब हमने अभी रिएक्शन स्टार्ट किया है, इनिशिएट किया है। तो अगर क्या होगा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, आप आहिस्ता आहिस्ता सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, यानी सबस्ट्रेट उस रिएक्शन में बाहर से ऐड करते जा रहे हो। अगर फर्मेंटर में, अगर इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए, तो फर्मेंटर्स में ये रिएक्शन रन हो रहे होते हैं। तो फर्मेंटर्स में अगर आप बाहर से सबस्ट्रेट ऐड करते जा रहे हो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, एक एक लिमिट में उसको ऐड करते जा रहे हो, तो क्या होगा कि एंजाइम जो है, क्योंकि एंजाइम का तो काम है बूस्ट अप करना, यानी रिएक्शन को स्पीड अप करना, तो एंजाइम अपना काम करता जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसी सर्टेन लिमिट को अगर आपने क्रॉस कर लिया कि आपने सबस्ट्रेट की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा दी, जिसको एंजाइम कैटालाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी अगर आपने सबस्ट्रेट की अमाउंट बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी कि एंजाइम उसको कैटालाइज नहीं कर पाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम की लिमिट खत्म हो गई है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने की। तो यानी इससे हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि अगर सबस्ट्रेट जो है वो एक रिक्वायर्ड अमाउंट में रहता है ना, यानी एक नॉर्मल अमाउंट में रहता है, तो एंजाइम उसको सबस्ट्रेट को चेंज कर देगा प्रोडक्ट में रिएक्शन को कैटालाइज करने के बाद। लेकिन अगर आप उसको उसकी लिमिट से ज्यादा सबस्ट्रेट की अमाउंट इंक्रीज करोगे तो एंजाइम अपना काम नहीं कर सकेगा। वालेकुम सलाम। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट है कि एंजाइम की पीएच क्या है, यानी एंजाइम एसिडिक नेचर का भी होगा, बेसिक नेचर का भी होगा। ठीक है, तो जो एसिडिक नेचर का एंजाइम होगा ना, वो एसिडिक उस पे ही काम करेगा। ठीक है, यानी एसिडिक पीएच पे ही काम करेगा, वो बेसिक पीएच पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो बेसिक पीएच पे अपना वर्क ही नहीं कर सकेगा।
तो यानी जब एसिडिक वाले अमाइनो एसिड सॉरी एंजाइम को जो एसिड में सॉल्युबल होता है, अगर आप उसको बेसिक वाली पीएच में ले जाओगे तो वो उसमें डीएक्टिवेट हो जाएगा, अपना काम यानी उसने अपना फंक्शन लॉस कर दिया, अपनी कैटालिसिस पावर ही लॉस कर दी। जिसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि ट्रिप्सिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एंजाइम है जो कि उस पे ट्रिप्सिनोजेन पे एक्ट करता है, ठीक है, यानी प्रोटीन्स और पेप्टोन्स पे एक्ट करता है। तो ये अल्कलीन पीएच का एंजाइम है, यानी 8.57 पीएच का एंजाइम है। तो अगर इस ट्रिप्सिन को अगर एकदम यानी बेसिक पीएच से एकदम एसिडिक पीएच मिलेगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा और बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, क्योंकि उसकी उस एंजाइम को बेसिकली अपनी अपनी ऑप्टिमाइज पीएच नहीं मिल रही है जिसपे वो मैक्सिमम वर्क कर सकता है। अगर अब बेसिस की बात की जाए तो जो एंजाइम बेसिक नेचर पे काम करते हैं, अगर वो उनको एकदम एसिडिक एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, अपना काम नहीं कर सकेंगे। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है पेप्सिन की, ये भी प्रोटीन्स पे एक्ट करता है, ये वाला एंजाइम भी पेप्सिनोजेन पे एक्ट करता है। ये काम करता है एसिडिक पीएच पे जो है 1 to 2, ठीक है, यानी 1 से लेकर 2 तक जो पीएच होगी उस पर काम करता है। तो अगर आप इसको एकदम बेसिक पीएच पे ले जाओगे तो ये अपना काम नहीं परफॉर्म करेगा, इसका फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया टेम्परेचर। अच्छा, अब जैसे एक ऑप्टिमम पीएच उसको चाहिए ना अपना काम परफॉर्म करने के लिए और अपने अपने फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपना मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो इसी तरीके से ये होता है कि कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ एंजाइम नहीं सारे एंजाइम्स हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव भी होते हैं, यानी वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइज टेम्परेचर, जो उसके लिए बेस्ट टेम्परेचर है वो उस पर काम करेगा, वो हर टेम्परेचर पे काम नहीं करेगा। यानी ये नहीं है कि आपने कोई रिएक्शन लगाया जिसका टेम्परेचर है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास जो भी अवेलेबल एंजाइम है आप कोई भी उसमें ऐड कर दो और आप ऐड करके कहो कि ये तो कैटालाइज कर देगा और रिएक्शन पे वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। सिर्फ वो वाला एंजाइम ही उस रिएक्शन में काम करेगा जिसका खुद का ऑप्टिमाइज टेम्परेचर 200 है, यानी जिसपे वो खुद 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेस्ट वर्क कर सकता है। जिसपे वो खुद बेस्ट वर्क करेगा वो उस रिएक्शन में शामिल हो जाएगा और उस रिएक्शन को कैटेलाइज कर देगा। तो अब मेरा ख्याल है ऑप्टिमम वर्ड का आप लोगों को मतलब समझ आ गया होगा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब ये है कि उसके लिए जो बेस्ट सूटेबल टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 96 फॉरेनहाइट टू 99 फॉरेनहाइट, यानी ये उन्होंने उसकी रेंज लिखी हुई है। तो अगर हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड बनते हैं ये जो सारे बॉडी के एंजाइम्स है, क्योंकि हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है ना वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेगी। अगर इससे कम होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका टेम्परेचर लो हुआ है, अगर इससे ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली आपको बुखार हो रहा है या इस तरह से कोई भी आप पे कोई भी मतलब सिचुएशन है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में बात की जाए तो उसकी रेंज बनती है 35 टू 40 डिग्री, और अगर उसमें बात की जाए तो बनती है 96 टू 99 फॉरेनहाइट। तो अब उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर 0 डिग्री पे यानी उन्होंने यहाँ पर आपको एक स्केल सा दिया हुआ है कि अगर 0 डिग्री पे होगा तो एंजाइम इनएक्टिव होगा, ठीक है, यानी ऑब्वियसली 0 डिग्री है तो एंजाइम एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर 37 है 38 है तो वो 0 डिग्री पे काम करेगा ही नहीं, वो इनएक्टिव रहेगा। अच्छा, अब जब उसका हो गया 10 से लेकर 20 डिग्री तक, तो अब क्योंकि वो थोड़ा सा नियर टू अपने ऑप्टिमाइज टेम्परेचर जा रहा है तो वो थोड़ा सा लिटिल एक्टिव हो जाएगा। जैसे वो 35 टू 40 डिग्री पे उसने अचीव किया, यानी वो अपने नॉर्मल ऑप्टिमाइज टेम्परेचर पर आया जिससे वो बेस्ट वर्क कर सकता है, तो वो अपना मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा, यानी वो मैक्सिमम एक्टिव हो जाएगा। फिर बढ़ता गया रिएक्शन का और 40 से 50 डिग्री हो गया तो वो के उसके लिए वो सूटेबल, और 60 डिग्री पे जाके वो मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम जो है वो भी प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो हाई टेम्परेचर पे जब जाती है तो वो डी नेचर हो जाती है, तो इसलिए जैसे जैसे उसका टेम्परेचर रेज करेगा तो एंजाइम जो है वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा। इन सॉलिड कंडीशन, अब जो एंजाइम सॉलिड नेचर में के होते हैं ना, सॉलिड फॉर्म से बता दिया कि पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में नहीं है, किसी भी सॉलिड फॉर्म में है तो वो 100 डिग्री तक स्टेबल रह सकते हैं, यानी वो 100 डिग्री तक अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। जब 100 डिग्री से अबव टेम्परेचर होगा तब वो डिस्ट्रॉय होंगे। ये सॉलिड वाले एंजाइम्स की बात हुई है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन, की इसका मैकेनिज्म क्या है, यानी कि किस स्ट्रेटेजी पे जो है वो चलता है। तो उसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले, मतलब जो लेक्चर जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने फौरन ही बताया था कि एंजाइम सबस्ट्रेट पहले रिएक्ट करेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा,
तो एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स जो है वो टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स होता है, वो फौरन ही कुछ देर के बाद टूट के एंजाइम्स और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगे जिसके लिए हमने वो रिएक्शन रन किया था, और एंजाइम जो है वो हमें एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वैसे ही अनयूज्ड फॉर्म में और रिसाइकल होके हमें दोबारा से मिल जाएगा, ताकि हम उसको नेक्स्ट किसी और फर्दर रिएक्शन के लिए उसको एज इट इज यूज कर सके। तो उन्होंने यही लिखा हुआ है पहला स्टेप, जिसमें लिखा हुआ है उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यानी जिसमें सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि एंजाइम सबस्ट्रेट की कुछ एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करेगा एक स्पेसिफिक मैनर में, और स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड कर सकता है। अगर आप किसी सबस्ट्रेट में कोई भी एंजाइम ऐड कर दोगे तो कोई भी एंजाइम नहीं चलेगा, एक स्पेसिफिक एंजाइम का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड करेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, तो ये हुआ कि एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट शामिल हुआ, ठीक है, और उसने एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स टेम्परेरी बना दिया। ठीक है, अब एक्टिव साइट की क्या डेफिनेशन है? एक्टिव साइट की डेफिनेशन ये है कि द बाइंडिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड and placed over the enzyme called substrate site और active site। यानी जो एंजाइम है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक साइट है जहां पर कोई भी सबस्ट्रेट आके ऐसे बाइंड कर सकता है, पॉकेट है ना, जिसके ऊपर सबस्ट्रेट में आके एफिनिटी ढूंढनी है, इंटरेक्शन ढूंढनी है और आके बाइंड कर, बाकी सारी जगह हैं इन पे बाइंड नहीं कर सकते। उस साइट नेट अच्छा, कैटालिटिक साइट कैन बी कंसीडर्ड टू द फंक्शन एज अ क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब उसकी वही पॉकेट जो कि सबस्ट्रेट को ट्रैप कर सकती है और उसके पास उस सबस्ट्रेट को लेने की हाई एफिनिटी होगी और ग्रेटर स्पेसिफिसिटी होगी। ठीक है, यानी एंजाइम की वो स्पेसिफिक पॉकेट जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा उसको हम एक्टिव साइट बोल रहे हैं, उसको हम कैटालिटिक साइट भी बोल रहे हैं, उसको हम हाई एफिनिटी साइट भी बोल रहे हैं, और उसको हम ग्रेट ग्रेट स्पेसिफिसिटी डिफाइन कर रही है। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना था उसके बाद वो किस में चेंज हो जाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा कि वो जो प्रोडक्ट है वो एंजाइम से रिलीज हो जाएगा। एंजाइम हमें जो हमने बनाई थी हम उसको यूज कर लेंगे। तो इसका जनरल रिएक्शन उन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट में एंजाइम सबस्ट्रेट ऐड हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, उसने एंजाइम प्रोडक्ट बनाया, और उसके बाद एंजाइम प्लस प्रोडक्ट ने प्रोडक्ट अपनी जगह पे चला जाएगा जहाँ पर हमने यूटिलाइज करना, और एंजाइम अनचेंज फॉर्म में हमें वैसे यहाँ पर एंजाइम और ये प्रोडक्ट और इस तरह से कुछ वक्त के बाद एंजाइम और प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएंगे और प्रोडक्ट्स को हम यूज कर लेंगे और एंजाइम को हम नेक्स्ट एक्शन के लिए सेव कर लेंगे। ठीक हो गया, ये था इसका जनरल रिएक्शन और इसका जनरल मैकेनिज्म कि किस तरह से एंजाइम की स्पेसिफिक पॉकेट के ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड करता है और कोई भी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आ गया कि केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम क्या है, यानी जो जैसे अब हम ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि एंजाइम अच्छा ये काम कर रहा है वो काम कर रहा है। अब हमें नेक्स्ट ये पता होना चाहिए कि उसकी केमिकल नेचर क्या है, यानी एंजाइम किस नेचर से मिलके बना हुआ है, एंजाइम की अपनी नेचर क्या है। तो इसमें कुछ थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन आएंगी, वो हम देखेंगे, उनको आपने याद रखना है और उनको अपने अपने पेपर के लिए भी प्रिपेयर करना है। एमसीक्यूज उसमें से आते होते हैं जैसे कि होलो एंजाइम्स, कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप कि क्या होते हैं, तो आपने इनकी डेफिनेशन जो है वो गौर से सुननी है और इसमें से एमसीक्यूज बनने के बहुत सारे चांसेस हैं। इस टॉपिक में से अगर बनेंगे तो इनमें से बन सकते हैं। अगर अब केमिकल नेचर की बात की जाए तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि
विद अ फ्यू एक्सेप्शंस आर सर्टेन आरएनए मॉलिक्यूल्स कॉल्ड राइबोसाइम। ठीक है, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं वो आरएनए नेचर के होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि वो राइबोजाइम्स हैं। ठीक है, जाइम्स निकला एंजाइम से और राइबो निकला आरएनए से। तो कुछ एंजाइम्स हैं वो आरएनए नेचर के होते हैं, उसको हम बोलते हैं कि वो राइबोजाइम्स हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि एंजाइम जो है वो प्योर प्रोटीन भी हो सकते हैं या फिर उसमें प्रोटीन के कुछ कंपोनेंट बस शामिल हो सकते हैं। यानी ये भी हो सकता है कि एंजाइम पूरा का पूरा प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, और कुछ ऐसे और ऐसे भी हो सकता है कि एंजाइम के कुछ रेजिड्यूज प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, कुछ उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हुए हैं। तो जो उसके साथ जो स्मॉल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अटैच या कुछ स्मॉल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या कभी कभार मेटल आयंस भी अटैच हो सकते हैं, वो क्यों है? वो एंजाइम की एक्टिविटी करने के लिए। ठीक है, यानी ये एंजाइम हो गया। एंजाइम के साथ बाजू का क्या होता है ना, कोई मेटल आयन अटैच होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है, जो कि बेसिकली क्या कर रहा है, वो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि इन द लेटर केस द प्रोटीन कंपोनेंट इज कॉल्ड एपोएंजाइम। ठीक है, यानी हाँ, यानी ये हो गया एंजाइम और ये हो गया कोई भी उसके साथ क्रॉस लगा देती हूँ कि नॉन एंजाइम है। तो एंजाइम जो इसके साथ अटैच है, जो इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया है, इसको हम बोलेंगे कि ये होता है एपोएंजाइम। एपोएंजाइम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके साथ कोई और पार्ट अटैच है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा ना, उसको हम बोलेंगे किसी को इंक्रीज करने के लिए, और सेकंड इसका नाम हो सकता है कि ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, यानी एंजाइम जो है वो प्रोटीन पार्ट होगा जिसको हम बोल रहे हैं कि वो एपोएंजाइम है, और उसके साथ जो नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच है, यानी जो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो उसके साथ वक्ती तौर पर अटैच है, उसको हम बोलेंगे कि वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि कंपोनेंट इज आइदर, जो एंजाइम के साथ जो कंपोनेंट अटैच होगा वो कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, वो कोई कोफैक्टर भी हो सकता है, वो कोई कोएंजाइम भी हो सकता है। तो एपोएंजाइम एंड द नॉन प्रोटीन इनके साथ जो भी कोई और ग्रुप अटैच होगा, तो उसको हम बोलेंगे कि या वो कोफैक्टर हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, या कोएंजाइम हो सकता है। और इस केस में एंजाइम को बोलेंगे कि वो एपोएंजाइम है, और इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप या जो भी कोई इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ग्रुप अटैच हुआ है, उसको बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर या कोएंजाइम। ठीक हो गया। अब एंजाइम क्या होता है? ये हो गया था आपका एपोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। नेक्स्ट आ गया मैम होलो आपकी आवाज कट रही है एंजाइम। होलो बार एंजाइम बार। क्या होता है? जब एपोएंजाइम के साथ उसका नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हुआ होगा, कोफैक्टर समझ लो, कोएंजाइम समझ लो, या प्रोस्थेटिक ग्रुप समझ लो, कुछ भी तीनों में से है। एक सेकेंड। अब आ रही है ठीक? हाँ जी, होलो एंजाइम क्या होता है कि जब एपोएंजाइम जब वो इकट्ठा कंबाइन हुआ होगा, और उसमें को हम बोलेंगे कि वो होलो एंजाइम है। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एंजाइम प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, इसको इन दोनों को हम कंबाइन करके बोलेंगे कि ये हो गया होलो एंजाइम। और इस सेपरेट सेपरेट देखा जाए तो इसको हम बोलेंगे कि ये एपोएंजाइम है, और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ठीक है, और कंबाइन अगर हुआ होगा तो उसको हम एक कंप्लीट टर्म में डिफाइन करेंगे कि वो है होलो एंजाइम। सेपरेट सेपरेट देखेंगे तो एंजाइम को बोलेंगे कि वो एपोएंजाइम है, और नॉन प्रोटीन पार्ट वाले को बोलेंगे कि वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ठीक हो क्या? तो अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट या जो प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम के साथ अटैच हुआ है ना, ये बेसिकली उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बात बताई है कि वो उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए जरूरी है। और इस ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है या जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना, जो एपोएंजाइम के फंक्शन के लिए जरूरी है, वो कोई भी विटामिन भी हो सकता है, वो कोई भी मेटालिक आयन भी हो सकता है।
ठीक है, यानी जो उस एंजाइम को वो वाला एंजाइम उस रिएक्शन में अकेला काम नहीं कर सकता, उसको किसी ना किसी एड की जरूरत है। तो एड में कोई ना कोई विटामिन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा या कोई मेटालिक आयन कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होते हैं? ये यही जो हमने पढ़ा ना कि ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, ये कोफैक्टर भी हो सकता है, ये कोएंजाइम भी हो सकता है। तो ये अब उसमें से कोफैक्टर है जिसमें उन्होंने क्यूप्रिकाइन जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये वाले एंजाइम का पार्ट होता है। ठीक है, यानी इस वाले एंजाइम का कोफैक्टर ये है। और फेरसाइन या फेरिकाइन ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इस वाले एंजाइम के ये दोनों आइंस हैं, ये उसके क्या है? कोफैक्टर्स हैं। ये भी आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि कौन कौन से कोएंजाइम्स हैं वो कनेक्ट हैं, ये कोफैक्टर्स कनेक्ट हैं। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ क्यूप्रिकाइन कनेक्ट है और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ फेरसाइन और फेरिकाइन जो है वो एज अ कोफैक्टर काम कर रहे हैं। और जब ये दोनों इकट्ठे होंगे तो इसको हम होलो एंजाइम बोलेंगे। अब कोएंजाइम में क्या हो सकता है? कोएंजाइम में कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है या मेटालो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, यानी ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमने देखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स को किन किन क्लासेस में डिवाइड किया गया है और किस किस बेस पे किया गया है। अच्छा, अब कुछ एंजाइम्स हैं उनको एंजाइम कमीशन है, एक यूनिट है जो कि एंजाइम के सिस्टम को हैंडल करता है और एंजाइम को क्लासेस में डिवाइड करता है या एंजाइम को उनकी कैटेगरीज में रखता है। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनको उनके काम की बेस पे नाम दिया गया है, जैसे कुछ एंजाइम, जैसे ये सुक्रेज है, ये सुक्रोज पे एक्ट करता है अपने सबस्ट्रेट पे, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया सुक्रेज। लाइपेज है, वो लिपिड्स पे एक्ट करता है तो उन्होंने उसको नाम दे दिया लाइपेज। यूरिएज है, वो यूरिया पे एक्ट करता है, उन्होंने उसको नाम दे दिया यूरिएज। तो कुछ को उनके काम करने की बेस पे जो है वो नाम दिया गया, और कुछ ऐसे एंजाइम है जो जिनको उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पे दिया गया कि उनका एक्ट करने का वे क्या है, तो उस बेस पे उनको दिया गया, जिसमें उन्होंने एग्जांपल दी है ट्रांस मिथाइलेज, यानी ये मिथाइल ग्रुप पे एक्ट करेगा, ऑक्सीडेज ऑक्सीडेटिव मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करेगा। और इसके अलावा उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि कुछ ट्रिवियल नेम्स भी दिए हुए हैं। ट्रिवियल नेम्स होते हैं कि वो एंजाइम्स जो है उनकी लोकेशन कहाँ है, यानी वो बॉडी में कहाँ पर मौजूद है, उनकी पोजीशन क्या है, तो उसकी बेस पे दिए हुए। जैसे कुछ है, जैसे पैंक्रियाटिक लाइपेज है, यानी वो लाइपेज सिर्फ पैंक्रियाज से ही रिलीज होगा। तो इस तरह, और इस एग्जांपल है सीरीन प्रोटीएज, यानी प्रोटीएज एंजाइम जिसके साथ सीरीन अमाइनो एसिड अटैच है। तो यानी ये वो वाले एंजाइम्स हैं जिनको उनकी लोकेशन के बेस पे दिया हुआ है, कुछ एंजाइम को उनकी मोड ऑफ एक्शन के बेस पे दिया हुआ है, और कुछ एंजाइम को उनकी जिस सबस्ट्रेट पे एक्ट करते हैं उस सबस्ट्रेट पे एक्ट करने की बेस पे दिया हुआ है। तो इस तरह से उन्होंने एंजाइम कमीशन ने एंजाइम्स को जो है वो क्लासिफाई किया हुआ है और उसको डिवाइड किया है फर्दर 6 क्लासेस में, जिनके नाम नीचे लिखे हुए हैं: ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाएज, आइसोमरेज और लाइगेसेस। ठीक है, ये 6 क्लासेस हैं जिनमें एंजाइम कौन सी क्लास है, फिर हम बाकी देखते हैं। अच्छा, ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है ये इस तरह की क्लास है जिसमें बेसिकली 2 एंजाइम्स कनेक्ट हैं। एक है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, दरमियान में से बाकी सारे इजी हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी एक है ऑक्सीडेज और रिडक्टेज में एक है रिडक्टेज। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन कराता है, यानी ऑक्सीजन को ऐड कराएगा, ऑक्सीजन को ऐड करवा रहा है और हाइड्रोजन को माइनस कर रहा है। रिडक्टेज क्या करेगा? ऑक्सीजन को माइनस करेगा, रिमूव करेगा और हाइड्रोजन को ऐड करेगा। ठीक है, दोनों का ऑपोजिट काम है। ऑक्सीडेज का करेगा, ऑक्सीजन को ऐड करेगा और हाइड्रोजन को निकालेगा। रिडक्टेज जो है वो ऑक्सीजन को निकालेगा और हाइड्रोजन को ऐड करेगा, यानी दोनों का ऑपोजिट फंक्शन है। तो ये दोनों क्योंकि एक ही क्लास में मौजूद हैं तो इसलिए हम बोलते हैं इनको ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास। तो ये वो वाले एंजाइम्स हैं जो कि रिडॉक्स एंजाइम्स कहलाते हैं, यानी ऑक्सीडो रिडक्टेज का एक और कलेक्टिव नाम उन्होंने लिखा हुआ है रिडॉक्स एंजाइम, जो कि कैटेलाइज करते हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को। ठीक है, ऑक्सीडेज है तो ऑक्सीडेशन करेगा, रिडक्टेज है तो रिडक्शन करेगा। और ट्रांसफरिंग कैसे होती है? वही हाइड्रोजन एटम या हाइड्राइड आयन की ट्रांसफरिंग को जो है ये कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने से मुराद ये है कि जिसने हाइड्रोजन को ऐड करना है वो हाइड्रोजन को ऐड करेगा, दूसरा वाला हाइड्रोजन को निकाल देगा।
तो उन्होंने क्या किया, इनकी फर्दर सब ग्रुप्स बना दिए जिसमें उन्होंने 4 एंजाइम्स की कैटेगरी बना दी है ऑक्सीडोरिडक्टेज की, जिसमें सबसे पहले आ गया ऑक्सीडेजिस जो कि ऑक्सीजन को ऐड करेगा, सिंपल। डिहाइड्रोजिनेजिस जो डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब यह है कि हाइड्रोजन को निकाल देंगे, डी मतलब माइनस कर देंगे, इस चीज के आगे डी लग जाए तो इसका मतलब है वो एब्सेंट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसके अलावा क्या, हाइड्रो पर ऑक्सीडेजिस, हाइड्रो पर ऑक्सीडेजिस क्या होते हैं, पर ऑक्सीडेज में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, और ऑक्सीजनेजिस क्या होंगे, सिंपल ऑक्सीजन का एटम ऐड करेंगे। तो ऑक्सीडेजिस की अगर आप मिसाल देखो तो ऑक्सीडेजिस में क्या हुआ है, देखो वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ये भी सेम रिएक्शन रिपीट किया हुआ है कि अगर वाटर में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और जैसे उन्होंने इसमें एग्जांपल दी है कि हाइपोजेंथीन एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो वो जेंथीन बनता है, फिर जेंथीन में मजीद ऑक्सीजन ऐड होती है तो वो यूरिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यूरिक एसिड बनेगा। डिहाइड्रोजनेसिस की एग्जांपल ये है जिसने डिहाइड्रोजनेशन करनी है, यानी हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो पायरुविक एसिड है जिसमें से हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो वो बन जाएगा लैक्टिक एसिड, एग्जांपल में। हाइपर परऑक्सीडेसिस ऑक्सीजनेसिस की उसने एग्जांपल नहीं दी है, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि हाइड्रो परऑक्सीडेसिस वो है जिसमें H2O2 में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, ठीक हो गया। और ऑक्सीजनेसिस वो है जिसके अंदर सिंपल ऑक्सीजन का एटम ऐड होगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से उन्होंने इन 4 क्लासेस में ऑक्सीडोरिडक्टेसिस को यानी रिडॉक्स रिएक्शंस को डिवाइड किया हुआ है। सेकंड उसकी आ जाती है कैटेगरी जो एंजाइम कमीशन ने बनाई है, वो है ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस क्या करेंगे, नाम से पता चल रहा है कि ये किसी ना किसी फंक्शनल ग्रुप को एक ग्रुप से निकाल के दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये वो एंजाइम्स हैं जो कि ट्रांसफरिंग का काम करते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर कर देंगे। इनमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं, फॉस्फेट आ जाता है, अमाइनो एसाइल आ जाता है, यानी ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो फॉस्फेट को ट्रांसफर करेंगे, अमाइनो को ट्रांसफर करेंगे, एसाइल ग्रुप को करेंगे, मिथाइल को करेंगे, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास भेज देंगे। इसके एग्जांपल में आ जाते हैं ट्रांस एमाइनेजेस टाइप्स में, और सेकंड आ जाता है फॉस्फो ट्रांसफरेजेस, तीसरा आ जाता है ट्रांस मिथाइलेजेस, चौथे आ जाते हैं ट्रांस पेप्टिडेजेस, और पांचवे आ जाते हैं ट्रांस एसाइलेजेस। अच्छा, अब मैं इनका फंक्शन बता देती हूँ कि ट्रांस एमाइनेजेस जो है वो अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करेगा NH2, ठीक है। फॉस्फो ट्रांसफरेजेस फॉस्फेट ग्रुप को करेगा, और ट्रांस एमाइनेजेस का दूसरा नाम है काइनेजेस, ठीक है। उसके बाद सॉरी, फॉस्फोट्रांसफरेजेस का सेकंड नेम है काइनेजेस, क्योंकि ये फॉस्फोराइलेशन भी कर सकते हैं और डीफॉस्फोराइलेशन भी कर सकते हैं, यानी फॉस्फेट को एक एटम से निकाल के दूसरे एटम के पास भेज देंगे, तो इसको हम कह रहे हैं कि उसने फॉस्फेट को ट्रांसफर कर दिया। ये काइनेजेस जो है ना बेसिकली फॉस्फोट्रांसफरेजेस के नीचे आना है, ये गलत वो हुआ है, प्रिंटिंग हुई हुई है, ठीक हो गया। थर्ड हो जाता है ट्रांसमेथिलेजिस। ट्रांसमेथिलेजिस में क्या होगा कि ये मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे। फोर्थ आ जाएगा ट्रांसपेप्टिडेजिस, वो पेप्टाइड ग्रुप को यानी प्रोटीन के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेंगे। और पांचवा आ जाएगा ट्रांस एसाइलेजिस, ये एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे, ठीक हो गया। ये आ जाएंगे सारे ट्रांसफेजेस। किसी ने अपना माइक ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गए सारे ट्रांसफरेजेस जो कि अपने अपने फंक्शनल ग्रुप को जब ट्रांसफर करते हैं तो उसकी बेस पे हमने उनके नाम रखे हुए हैं। नेक्स्ट आ गया हाइड्रोलेजिस। हाइड्रोलेजिस क्या होंगे, नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स वाटर को, यानी ये वाटर को जो है वो वाटर के रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे। तो ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस को यानी वाटर की ब्रेकिंग को ट्रांसफर कर वाटर की ब्रेकिंग को कैटेलाइज करते हैं, यानी एडिड वाटर इज इंस्टेंट डिकम्पोज एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ सब्सट्रेट ट्रांसफर टू द वाटर। यानी क्या हो रहा है कि बेसिकली हो ये रहा है कि जब भी कोई रिएक्शन परफॉर्म होगा तो वाटर की ब्रेकडाउन होगी, हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स उसकी ब्रेकडाउन होगी, और वो वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट होकर किसी और मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलेसिस, जो वाटर को तोड़ता है। इसकी सब ग्रुपिंग में कौन से आ जाते हैं, प्रोटीजेस, लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, डीएमाइडेजेस, सेकंड आगे कार्बोहाइड्रेजेस, और फोर्थ आगे डीएमाइनेजेस। अब प्रोटीएज क्या करेंगे, प्रोटीन को तोड़ेंगे। लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम क्या करेंगे, लिपिड्स को तोड़ेंगे, ठीक है, लिपिड्स को हाइड्रोलाइज करेंगे या लिपिड्स की चॉपिंग करेंगे। पांचवें आगे डीएमाइडेजेस, ये अमाइडो ग्रुप की चॉपिंग करेंगे।
कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होंगे? जो कार्बोहाइड्रेट्स को लाइज करेंगे। और चौथे आगे डीएमाइनेजेस जो अमाइनो ग्रुप को तोड़ेंगे, ठीक है, अमाइनो ग्रुप की ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये सारे एंजाइम्स जो हाइड्रोलाइसिस की कैटेगरी में आ जाएंगे। बहुत इजी है ये एंजाइम्स के फंक्शन को जो है इस तरह से याद करना, क्योंकि उनके नाम में ही उनका फंक्शन लिखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स है तो उसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करवाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करवा के उनकी लाइसिस करवा देगा। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आ गई जो एंजाइम कमीशन की तरफ से है, वो है लाइएसिस की। लाइएसिस की डेफिनेशन क्या है कि ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि कैटालाइज करते हैं एडिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप, यानी अमाइनो ग्रुप की एडिशन को, वाटर की एडिशन को, या कार्बन डाइऑक्साइड जब भी कहीं पर डबल बॉन्ड जहां पर होगा अच्छा, ये जब जब भी ये मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, अमाइनो ग्रुप, वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं पर भी किसी भी मॉलिक्यूल में ऐड हो रहे हैं जहां पर या तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है या फिर उनके निकलने से डबल बॉन्ड बन रहा है। यानी अगर कोई भी कार्बन, और ये सिंगल बॉन्ड कार्बन है, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इसके अंदर कोई भी इन तीनों में से अमोनिया NH3 आया, या फिर वाटर आया, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड आया, ठीक है, ये तीनों जब तीनों में से कोई भी आता है, तीनों में से कोई से भी आने से अगर इनके दरमियान में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइएसिस की कैटेगरी है। या फिर वाइस वर्सा इसको ऐसे करना है कि अगर ये तीन मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, अमाइनो निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और निकलने के बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन बन रहा है, तो भी ये लाइएसिस की कैटेगरी में आएंगे। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स, ये तीनों ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, या तो डबल बॉन्ड इनके आने से मॉलिक्यूल में क्रिएट हो जाएगा, या इनके जाने से क्रिएट हो जाएगा। तो जाने से हो या आने से हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमें बस ये गर्ज है कि ये मॉलिक्यूल जो है उस ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो उस स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड का करेक्टर जनरेट कर रहे हैं। तो डबल बॉन्ड का करेक्टर जहां पर भी जनरेट होगा और इन तीनों मॉलिक्यूल्स की वजह से होगा, तो वो लाइएसिस एंजाइम्स कहलाएंगे। यानी वो ऐसे एंजाइम्स हैं जो लाइएसिस की कैटेगरी में आएंगे, जिसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है फ्यूमेरिक एसिड की। फ्यूमेरिक एसिड में वाटर ऐड हुआ, फ्यूमरेज एंजाइम लाइएसिस की कैटेगरी में आ रहा है क्योंकि वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। और आप यहाँ पर देखो कि उन्होंने यहाँ पर डबल एरो बनाए हुए, यानी ये डबल उसके अंदर बॉन्ड बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि फ्यूमरेज में वो लाइएसिस की कैटेगरी में है क्योंकि वो वहां पर डबल बॉन्ड का करेक्टर जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया आइसोमरेसिस। अच्छा, अब आइसोमरेसिस क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम्स होते हैं ये जो कि क्या करते हैं, यानी सपोज एक ये कोई भी एक ये मॉलिक्यूल है, M से शो कर देते हैं, उसके पास जो है ये कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है फॉस्फेट, ठीक है, तो वो क्या ये एंजाइम क्या करते हैं, आइसोमरेसिस क्या करते हैं, ये जैसे इसका फॉस्फेट है ना, इसको इस जगह से हटा कर ना, इस जगह से हटाकर इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो अब यहाँ से पर शिफ्ट, यानी ऊपर वाली जगह से शिफ्ट करके नीचे वाली जगह पे शिफ्ट करने से ये हुआ है कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया, स्ट्रक्चर का नाम चेंज हो गया। यानी अगर ये पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था ना, अगर यहाँ पर M की जगह G कर लेते हैं, अगर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, तो उसका फॉस्फेट चेंज करने की वजह से, फॉस्फेट यानी एक फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पोजीशन चेंज करने की वजह से अब वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। तो देखने अब हालांकि उनका केमिकल फॉर्मूला सेम रहा है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहा है, बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। तो जो देखने वाला है उसको तो ये लगेगा ना कि ये एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसमें फॉस्फेट की पोजीशन चेंज हो गई है। तो ये वाला काम आइसोमरेसिस करते हैं, आइसोमर बना देते हैं। यानी एक जगह से एक एटम को शिफ्ट करके उसी सेम मॉलिक्यूल में दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया है कि पहले फॉस्फेट ऊपर था, उसने फॉस्फेट को नीचे शिफ्ट कर दिया, तो इसको हम कहेंगे कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, आइसोमरेज, जिसकी एग्जांपल आ गई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद क्या होगा, 6 फॉस्फेट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बन जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। और इसका उन्होंने एंजाइम भी मैंने मेंशन कर दिया कि इस एंजाइम का नाम है फॉस्फो हेक्सोज आइसोमरेज, ठीक है, यानी ये ऐसा एंजाइम है जो हेक्सोज शुगर पे यानी 6 कार्बन वाली शुगर पे एक्ट करता है। और आइसोमरेज क्यों है? क्योंकि फॉस्फेट की पोजीशन चेंज कर रहा है, उसको 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना रहा है। नेक्स्ट आगे लास्ट है, ये हो गया लाइगेजेस। ये सबसे इजी है और ये सबसे इनका अच्छा फंक्शन है। ये जहां पर भी कंडेंसेशन रिक्वायर होती है, यानी जहां पर भी दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ना होता है, तो ये वाले एंजाइम्स ऐड कर देते हैं। लाइगेजेस, लाइगेज का मतलब होता है ज्वाइन करना, जोड़ना। तो जहाँ जहां पर भी कार्बन ऑक्सीजन का, कार्बन सल्फर का
कार्बन नाइट्रोजन का या कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है वो जोड़ना है, जिससे कोई ना कोई एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। उस तरह के रिएक्शंस में हम लाइगेजेस को जोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को लाइगेट कर देते हैं। लाइगेट किया, लाइगेट करने के बाद वो अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो लाइगेजेस ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि दो मॉलिक्यूल्स को आपस में लाइगेट कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल में उन्होंने दिया हुआ है कि एसिटाइल को ए जो है, जब उसके साथ एक और एसिटाइल को ए आके जुड़ेगा तो वो बन जाएगा मेलोनाइल को ए, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स की लाइगेशन हो गई है। और इस रिएक्शन को कैटालाइज जो करेगा वो होगा एंजाइम एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज। और एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज जो है वो क्या है, एक लाइगेज है, क्योंकि वो दो मॉलिक्यूल्स को जोड़कर एक नया मॉलिक्यूल बना रहा है। नेक्स्ट आगे ये थी एंजाइम्स की क्लासेस की डेफिनेशन आ गई। अब नेक्स्ट आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को फर्क डाल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन आ गया। जैसे हमने पहले सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पढ़ी थी ना, कि आप सबस्ट्रेट को अगर एक स्पेसिफिक लिमिट तक रखोगे तो एंजाइम उसको कैटालाइज करके उसका प्रोडक्ट बना देगा। बट अगर आप उसको मतलब इतनी स्पेस नहीं है, बट आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे हो, तो एंजाइम की पॉकेट ही अवेलेबल नहीं है जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड कर सके। तो वो फिर वहां पर क्या होगा कि रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, वो सबस्ट्रेट के बनने से उसको कोई फर्क नहीं होगा। तो इस तरह ही एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए तो शुरू में जो एंजाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम के। ठीक हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि दोनों इकट्ठे इकट्ठे बढ़ रहे हैं। यानी अगर आप एंजाइम ज्यादा कर रहे हो ना, तो आपका आर से मतलब रेट भी बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर एक ऐसा पॉइंट आए कि अगर आपकी एंजाइम की कैपेसिटी फुल हो गई है, यानी एंजाइम मजीद ऐड करने से रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सबस्ट्रेट ही अवेलेबल नहीं है, तो उस वक्त में क्या होगा कि उस वक्त में रेट उसका स्टॉप हो जाएगा या रेट उसका स्टेबल हो जाएगा, एक जगह पे रुक जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक सर्टेन पॉइंट तक जो है ना वो रेट इंक्रीज हो सकता है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन के रेज करने से। अच्छा, अब सेकंड आ गई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें भी ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करोगे तब वो रेट इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट आ गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम जो है वो, जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी का 37 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो वही एंजाइम हमारी बॉडी में काम करेंगे जिनका खुद भी अपना काम करने का टेम्परेचर भी 37 डिग्री है। अगर इसके अलावा वो टेम्परेचर कोई होगा तो वो एंजाइम डीएक्टिवेट रहेगा या वो एंजाइम अनस्टेबल हो जाएगा, वो काम नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट आ जाती है ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो वाला टेम्परेचर होता है जिसमें एंजाइम बेस्ट वर्क कर सकते हैं और फास्टेस्ट वर्क कर सकते हैं। अब ये मैंने ऑप्टिमाइज्ड और इनकी सारी डेफिनेशन आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी। जैसे अगर किसी एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है 60 डिग्री है, ये प्लांट एंजाइम्स होते हैं जो 60 डिग्री पे काम करते हैं, तो वो उसके लिए आपको उस रिएक्शन का टेम्परेचर 60 डिग्री ही रखना पड़ेगा, तो ये एंजाइम काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, ये थर्म लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंटिंग है, थर्मस है, THERMUS। थर्मस एक्वेटिकस ऐसा एंजाइम है जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स में होता है, यानी जहाँ पर गर्म आबशारें होती हैं उधर ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है। बैक्टीरिया इस एंजाइम को प्रोड्यूस करता है और ये इतना हाई टेम्परेचर एंजाइम है कि ये 90 डिग्री पे वर्क करता है। तो आपको जिस भी आप फर्मेंटर में रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो उसका आपको टेम्परेचर 90 डिग्री रखना पड़ेगा, तो ये एंजाइम वर्क करेगा। फिर पीएच की बात आ गई। तो पीएच में भी क्या है कि एंजाइम अपनी ऑप्टिमाइज पीएच पे काम करेगा, यानी जैसे उन्होंने स्लेवरी एमाइलेज की एग्जांपल दी है कि स्लेवरी एमाइलेज 6.4 से 6.9 पीएच पे काम कर सकता है, और ट्रिप्सिन जो है वो 8.0 से 9.0 की पीएच पे काम कर सकता है। तो यानी ये उसकी ऑप्टिमाइज पीएच है। और कभी कभार क्या होती है कि उनको कोफैक्टर कोएंजाइम और प्रोस्पेटिक ग्रुप भी चाहिए होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को परफॉर्म करवाते हैं। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि किसी रिएक्शन में इनहिबिटर्स भी ऐड हुए होते हैं। इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, ऑपोजिट काम करना। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कंपटीशन क्रिएट करने के लिए रिएक्शन को अपोज करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ओपोनेंट मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं कि वो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। इसकी टाइप्स में दो आ जाते हैं, एक है रिवर्सिबल इनहिबिटर और एक है इरिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल इनहिबिटर वो होता है जो कि एंजाइम के साथ
अटैच भी हो जाता है और डीटैच भी हो जाता है, रिवर्स भी हो सकता है। यानी अटैच हो गया, यानी ये देखो इंजाइम है ना, ये इंजाइम है, ये इंजाइम की एक पॉकेट है, ठीक है। यहाँ पर सबस्ट्रेट की भी सेम पॉकेट होगी, ये हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया इंजाइम, और एक अब इनहिबिटर मॉलिक्यूल होगा, इसको अलग उसके कलर से बना लेते हैं, ये हो गया इनहिबिटर मॉलिक्यूल। अब इनहिबिटर मॉलिक्यूल और सबस्ट्रेट दोनों एक जैसे हैं, दोनों फाइट करेंगे यहाँ पर बाइंड होने के लिए। तो अगर सपोज इनहिबिटर के अंदर ज्यादा एनर्जी है, वो एंजाइम के साथ बाइंड कर गया, तो वो ब्लॉक कर देगा रास्ता कि सबस्ट्रेट नहीं बाइंड कर सकेगा। जाहिर सी बात है, एक ही एक्टिव साइट है ना जहाँ पर कोई चीज बाइंड कर सकती है, तो अगर इनहिबिटर बाइंड कर लेता है ना, तो फिर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकेगा। तो अब क्या होगा कि ये अगर ये रिवर्सिबल इनहिबिशन होगी ना, तो इसमें क्या होगा कि इनहिबिटर फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर आके बाइंड कर जाएगा, और थोड़ी देर के बाद डीटैच हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा कि सबस्ट्रेट उसका बाइंड करे और प्रोडक्ट बना दे। लेकिन अगर वो इरिवर्सिबल होगा ना, तो वो सारी वक्त इंजाइम के साथ जुड़ा रहेगा, डीटैच नहीं होगा, और सबस्ट्रेट को मौका ही नहीं देगा कि वो इंजाइम के साथ बाइंड कर सके। ये फर्क है दोनों में। रिवर्सिबल जो है वो इंजाइम के साथ कुछ वक्त के लिए अटैच होगा, उसके बाद डीटैच होके सबस्ट्रेट को आने का मौका देगा। लेकिन जो इरिवर्सिबल होता है वो फुल टाइम एंजाइम के साथ अटैच होता है, एंजाइम को बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ता कि सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड करे, और इस केस में प्रोडक्ट नहीं बनता। लेकिन रिवर्सिबल इनहिबिशन के केस में प्रोडक्ट बन जाता है। तो अब हम अच्छा, थोड़ा सा ही रह गया है, क्या करें, इसको फिनिश कर लें? आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हो, यानी 2-4 मिनट दे सकते हो। अगर आप लोगों की जीआरसीआर में से कोई मैम उनको मैसेज कर दे, मैम सायरा को, कि हम अभी क्लास ले रहे हैं, 5 मिनट में ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। जो जीआर है ना, आप लोगों की एफ्रो के स्टूडेंट्स की, वो जो है ना, मैसेज कर दे मैम को कि 5 मिनट्स जो है ना वो थोड़ा लेट मीटिंग स्टार्ट करते हैं 11:35 पे, तब तक हमारा ये फिनिश हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या मैं बता रही थी आप लोगों को, हाँ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मेथड है, ये इसमें एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने आपको फिगर बना के इसलिए एक्सप्लेन कर दिया ताकि अगर आपको कोई भी इसके बारे में कुछ शॉर्ट आंसर आता है या कुछ भी ऐसे आता है ना, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सको। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ गया फंक्शन ऑफ एंजाइम। फंक्शन ऑफ एंजाइम में सबसे पहले क्या है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी वो वाली एनर्जी होती है जो कि किसी भी रिएक्शन, यानी जैसे अगर इंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में एक्ट कर रहे हैं और इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है और उसके बाद इंजाइम प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो बेसिकली क्या होता है कि इंजाइम और सबस्ट्रेट को एक स्पेसिफिक एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। वो बैरियर क्रॉस करेगा तो वो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसके बाद वो इंजाइम प्रोडक्ट बनाएगा। अगर वो उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकेगा ना, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। तो जब हम किसी रिएक्शन में इंजाइम डाल देते हैं ना, तो इंजाइम क्या करता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। यानी उसका जैसे ये ऊंचा है ना इसकी पीक, तो उसकी पीक को लोअर डाउन कर देगा। जब उसकी पीक लोअर डाउन होगी, तो इंजाइम और सबस्ट्रेट फटाफट उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करके प्रोडक्ट बना देगा। तो अब हम यहाँ इसकी एग्जांपल यहाँ से लेते हैं कि आप लोग ये देखो कि ये पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड था, इस पे कोई एंजाइम नहीं ऐड हुआ हुआ था। तो इस पे कोई एंजाइम ऐड नहीं था, इसने हाइड्रोजन बनाया, ऑक्सीजन बनाया, और इसकी जो इंथैल्पी यानी जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 18,000 किलो कैलोरीज की है। लेकिन जैसे ही हमने उसमें एंजाइम ऐड किया, उसकी देखो 18,000 से सिर्फ 2,000 पे एनर्जी आ गई है, यानी वो उसने उसका एनर्जी बैरियर इतना कम कर दिया है इंजाइम के ऐड होने से कि वो फटाफट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी अब हमारे लिए तो रिएक्शन ज्यादा फिजिबल ये है ना जिसने कम एनर्जी लेकर फटाफट हमारे प्रोडक्ट्स बना दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंजाइम आपको वो वाले सिलेक्ट करनी चाहिए जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने की सलाहियत भी रखते हो। नेक्स्ट कौन से एंजाइम है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर और सिंपलर और डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जिसमें एग्जांपल आ जाती है एमाइलेज की। ये किस पे एक्ट करता है? एमाइलोज पे, यानी शुगर मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स पे एक्ट करता है। लाइपेजेस लिपिड्स पे एक्ट करते हैं। फिर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो चीज मेकिंग होते हैं, जो ये बेकरीज होती है ना, जिनमें ये सारी चीज और इस तरह की चीजें
जो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, इनमें सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली फंगस से निकले होते हैं, ठीक है, यानी फंगल स्पीशीज ने उनको इनको क्रिएट किया होता है। तो इन सारे एंजाइम ये सारे एंजाइम्स हैं वो चीज मेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। उसके बाद आगे स्वीटनर, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे काम करते हैं, यानी आर्टिफिशियली जो है वो किसी चीज में फ्लेवर क्रिएट करना। जैसे सुक्रोज की एग्जांपल दी हुई है कि सुक्रोज में जब ग्लूकोसाइडेज डालेंगे ना तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कंपैरेटिवली ज्यादा मीठी होगी। ठीक हो गया, नीचे उन्होंने लिखा भी हुआ है कि सुक्रोज के ऊपर जब ये एक्ट करता है ना ग्लूकोसाइडेज, तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज हो जाता है, और ग्लूकोज जो है वो तकरीबन 70% ज्यादा स्वीटनर है और फ्रुक्टोज जो है वो 60% ज्यादा स्वीटनर है सुक्रोज से। तो इसका मतलब ये है कि उनकी मिठास जो है एंजाइम ऐड करने से इंक्रीज हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पर भी एंजाइम्स काम कर सकते हैं। उसके बाद आ गया एज अ डिटर्जेंट। तो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डिटर्जेंट के तौर पर ऐड करते हैं, जैसे हमारे वॉशिंग पाउडर्स होते हैं, ये भी बेसिकली क्या होते हैं, इनके अंदर भी एंजाइम्स ऐड हुए होते हैं कि जब आपको कोई स्टेन आता है आपके कपड़ों में तो आप वॉशिंग पाउडर ऐड करते हो, तो वॉशिंग पाउडर में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर स्टेन के इर्द गिर्द जाके इकट्ठे हो जाते हैं और उस स्टेन को वहां से रिमूव कर देते हैं। और वो स्टेन में अगर खाने की बात की जाए तो स्टेन में क्या प्रोटीन का स्टेन आ सकता है, लिपिड्स का स्टेन आ सकता है, जो भी आपने मतलब किसी भी चीज का दाग आपके कपड़ों पे पड़ा है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि हीट स्टेबलाइजर्स होते हैं, यानी जब इंटेंस हीट क्रिएट होती है ना तो ये उसमें सर्वाइव करते हैं और डिटर्जेंट का काम करके उस चीज को क्लीन आउट कर देते हैं। अच्छा, कुछ एंजाइम्स हैं वो ड्रग्स का काम करते हैं। ड्रग्स में कैसे का मतलब यह है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जहां पर भी आपके कहीं मसला क्रिएट हुआ हुआ है तो वो उसके उस स्टेप को जाके क्योर करेंगे और वहां पर क्या करेंगे, अपने मैकेनिज्म को करेक्ट करके उस एंजाइम के फंक्शन को ठीक करेंगे और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को दोबारा से नॉर्मल कर देंगे। कुछ एंजाइम्स हैं वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं, जिसमें उन्होंने एल एस्पाराजिनेज की एग्जांपल दी है। ये एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है, तो ये आपके लिए एक एमसीक्यू हो गया। क्योरिंग ऑफ डिजीज में कैसे यूज हो रहे हैं, जैसे रिकेट्स हो गई, जॉन्डिस हो गया, इनमें जो है वो एंजाइम्स रोल प्ले कर रहे हैं, यानी एंजाइम्स है उनको यूज किया जाता है इनकी ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा क्या है कि हार्ट प्रॉब्लम के लिए लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज को यूज किया जा रहा है, ये भी एक एंजाइम है जो लैक्टेट से निकला है। और लिवर की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए काइनेजेस यूज किए जा रहे हैं। ये सारे आप लोगों के लिए एमसीक्यूज मटेरियल हैं, इनको आपने एज इट इज याद करना है। अच्छा, अब कुछ हमारी बॉडी में इस तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग, यानी अगर आपको इंजरी हुई है, कोई कट हुआ है, कोई वुंड हुआ है, तो उसी वक्त ही आके आपके ब्लड की क्लॉट आपकी वहां पर जगह पे क्लॉटिंग करते हैं, यानी आपके खून को रोकते हैं, आपकी ब्लीडिंग को रोकते हैं। उनकी एग्जांपल में आ जाते हैं थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। उसके बाद अल्कोहलिक बेवरेजेस में, यानी हमारा जो इस्लामिक कंट्री है, जो नॉन इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनमें ये एथेनॉल अल्कोहल बहुत ज्यादा यूज होती है, तो इनमें भी इन बेवरेजेस में भी एंजाइम्स ही ऐड होते हैं, जिसमें जैसे कि एमाइलेज ऐड होता है बियर इंडस्ट्रीज में, ठीक है, बियर उसमें फर्मेंटेशन के प्रोसेस में एमाइलेज एंजाइम को ऐड किया जाता है जो कि अल्कोहल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा मीट टेंडराइजिंग, यानी मीट टेंडराइजिंग का मतलब यह है कि मीट को सॉफ्टन करने के लिए, यानी जैसे अगर एक मीट है आप उसको टेंडराइजिंग के लिए बाजुकात आप एंजाइम्स यूज करते हो, जिसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है ट्रिप्सिन की, पेप्सिन की और टेपेन की। ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रोटीन एंजाइम्स हैं। तो ये, और मीट क्या होता है, मीट में भी प्रोटीन होता है ना, तो ये सारे क्या करते हैं, मीट को टेंडर से सॉफ्ट कर देते हैं, यानी वो जब वो खाने के दौरान आप इंजाइम्स को, यानी डिफरेंट चीजों में इंजाइम्स ऐड हुए होते हैं, जब आप ऐड करते हो टेंडराइजिंग पाउडर्स ऐड करते हो तो वो उस मीट को सॉफ्ट कर देते हैं और आपके लिए डाइजेस्टेबल हो जाते हैं।